चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो एंथर यंग होता है उसमें कुछ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन सेल्स को हम स्पोरोजेनस टिश्यू कहते हैं। और इन्हीं स्पोरोजेनस टिश्यू के कुछ सेल्स बाद में डिफ्रेंशिएट करके मेयोटिक डिवीजन करके माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं विद द प्रोसेस कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एज द एंथर डेवलप्स द सेल्स ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो meiotic division, and we know that meiotic division is also known as reduction division, in which the number of chromosomes becomes half. So we can say that the microspore tetrads formed during the process of microsporogenesis are haploid in ploidy. तो हम कह सकते हैं कि जो इनकी प्लोइडी है वो हैप्लोइड होते हैं, यानी इनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वे हाफ होते हैं। एज ईच सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू इज़ कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। हर एक जो सेल है स्पोरोजेनस टिश्यू का वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकता है, इसलिए स्पोरोजेनस टिश्यू के हर एक सेल को हम पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। इट इज़ डिप्लॉयड। स्टार्टिंग में जो इनके सेल होते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू के वे डिप्लॉयड होते हैं और वे बाद में मियोसिस करते हैं और मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर बनते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पोलन मदर सेल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PMC भी कहते हैं, थ्रू मियोसिस इज़ कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अगर हम इसके डेवलपमेंट सीक्वेंस को रिवाइज करें तो सबसे पहले स्पोरोजेनस टिश्यू फॉर्म होता है। स्पोरोजेनस टिश्यू के कुछ सेल्स को हम MMC या PMC कहते हैं और यही सेल्स मियोसिस करके माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं और माइक्रोस्पोर टेट्राड डिहाइड्रेट करके अलग होते हैं और माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट होते हैं और माइक्रोस्पोर अल्टीमेटली पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो व्हाई देयर आर टू नेम्स MMC एंड PMC? MMC इज़ बिकॉज द सेल प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स and PMC is used because those microspores later develop into pollen grains. The polar mother cell, also known as microspore mother cell, is a specialized diploid cell found within the sporogenous tissue of anthers in flowering plants. Each polar mother cell undergoes meiosis, a type of cell division to produce 4 haploid microspores. The microspores, as they are formed, are arranged in a cluster of 4 cells. जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं वे क्लस्टर में होते हैं, एक साथ 4 सेल्स का पैक होता है, इसलिए हम उसको माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। तो इसके अंदर आप बीच में यहाँ पर देख रहे हैं ये एक पोलन सैक है जिसके अंदर पोलन जो सेल्स हैं वो पोलन ग्रेन्स बनते हैं। सबसे पहले इन्हीं के अंदर जो कुछ सेल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? PMC कहते हैं, पोलन मदर सेल कहते हैं। और जो पोलन मदर सेल मियोसिस करते हैं तो मियोसिस के बाद 4 सेल का एक ग्रुप बनता है जिसे हम टेट्राड कहते हैं। बाद में डिहाइड्रेशन होने के बाद ये सेपरेट हो जाते हैं और सेपरेट होने के बाद 4 डिफरेंट जो पोलन ग्रेन हैं वो बन जाते हैं। एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट्स द माइक्रोस्पोर डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, तो इसके अंदर आप स्पोरेंजियम देख रहे हैं, इसमें 1, 2, 3 एंड 4 ये माइक्रोस्पोरेंजियम है और इन माइक्रोस्पोरेंजियम से सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड। बहुत सारे पोलन ग्रेन्स इनके अंदर बनते हैं, ये सारे आप पोलन ग्रेन्स देख रहे हैं इसके अंदर, दैट आर रिलीज्ड विद अ डिहिसेंस ऑफ एंथर। तो हमको बीच में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर एक लाइन ऑफ डिहिसेंस होती है जहाँ से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो बाहर की साइड रिलीज़ हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोलन ग्रेन। द पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। तो इसके अंदर जो पोलन ग्रेन है वो क्या होगा? हमारा मेल गैमेटोफाइट होगा। इफ़ यू टच द ओपनड एंथर्स ऑफ हिबिस्कस, या हम किसी भी फ्लावर को जब हम टच करते हैं उसमें जो उसके स्टेमन पार्ट है या उसका कार्पल पार्ट है, जब उसको टच करते हैं तो हमारे हाथ पे कुछ पाउडरी सब्सटेंस चिपक जाता है
और उस पाउडरी सब्सटेंस को हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं, जो कि हमारे फिंगर्स पर डिपॉजिट हो जाती हैं। स्प्रिंकल दीज ग्रेन्स ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, अगर हम इनको ड्रॉप ऑफ वाटर में स्प्रिंकल कर दें, टेकन ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप, यानी इन्हीं पोलन्स को जो हम किसी माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हम देखते हैं ये हमें डिफरेंट साइज़ में, आप देख रहे हो इनकी जो साइज़ हैं वो डिफरेंट हैं, अलग अलग साइज़ के पोलन ग्रेन्स हैं। इनकी जो शेप है वो भी अलग अलग है, अलग अलग शेप है। तो जितने भी पोलन ग्रेन्स हैं, अलग अलग स्पीसीज़ के, अलग अलग प्लांट्स के जो पोलन ग्रेन्स हैं, उनका जो साइज़ है वो अलग हमें देखने को मिलता है, शेप अलग देखने को मिलती है, इनके कलर्स भी अलग होते हैं और उनके जो डिज़ाइन है वे भी अलग हो सकते हैं। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन्स आर जनरली spherical, measuring about 25 to 50 micrometers in diameter. It has a prominent two-layered wall. तो दो लेयर की इसकी वॉल होती है। आउटर लेयर कॉल्ड एक्साइन, इनर लेयर कॉल्ड इंटाइन। इसमें एक जनरेटिव न्यूक्लियस देखने को मिलता है और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस देखने को मिलता है। जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ये बाद में दो सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। तो जो वेजिटेटिव सेल है वो न्यूट्रिशन देने का काम करता है और जो जनरेटिव सेल है वो मेल गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मेल गैमेट्स। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड द एक्साइन इज मेड ऑफ स्पोरोपोलेनिन which is one of the most resistant organic material known. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आउटर लेयर एक्साइन। तो आउटर लेयर जो एक्साइन है उसका क्या फंक्शन है? इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड अल्कली, यानी जो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस हैं इससे बचाता है, हाई टेम्परेचर से बचाता है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलेनिन इज सो फार नोन। तो कोई भी जो एंजाइम है नहीं देखा गया है जो कि इसको डिग्रेड कर पाए। पोलन ग्रेन एक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर्स, कुछ अपर्चर होते हैं इसके अंदर जिसे हम जर्म पोर्स कहते हैं। डायग्राम के अंदर ये जर्म पोर है और जर्म पोर से ही पोलन ट्यूब की जो जर्मिनेशन है वो स्टार्ट होती है। पोलन ग्रेन्स हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट। तो ये यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है जिसकी वजह से यहाँ पर पोलन ट्यूब फॉर्मेशन इजीली हो जाती है। पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स, फॉसिल्स के फॉर्म में भी ये पाए जाते हैं क्योंकि जो आउटर वॉल है वो काफ़ी हार्ड होती है बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन, जो कि काफ़ी मुश्किल है डिग्रेड होना। द एक्साइन इनहिबिट्स अ फैसिनेटिंग अरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिज़ाइंस। तो ये जो एक्साइन का जो पैटर्न है, डिज़ाइन है, वो भी अलग अलग देखने को मिल सकता है। वाई डू यू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड? एक्साइन को इतना हार्ड क्यों होना चाहिए? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? तो जर्म पोर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि यहाँ से पोलन ट्यूब जर्मिनेशन होती है। और एक्साइन हार्ड क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसको टेम्परेचर से भी बचना है पोलन को, और एसिड से भी बचना है, अल्कली से भी बचना है। तो इन सब से बचने के लिए जो एक्साइन है वो हार्ड होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ इनर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन्स यानी इंटाइन। अगर हम इंटाइन की बात करें, द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड द इंटाइन। इट इज़ थिन एंड कंटिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। तो जो इंटाइन है, इनर लेयर है, वो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है और जो आउटर लेयर हमने पढ़ी एक्साइन वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन। जैसे कि हम जानते हैं हर एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, तो पोलन ग्रेन के अंदर भी साइटोप्लाज्म होता है which is surrounded by a plasma membrane. When the pollen grain is mature, it contains two cells, vegetative cell and generative cell, जो कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके अंदर जो मैच्योर पोलन ग्रेन है, इसके अंदर हम देख रहे हैं जो बड़ा सेल है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये बड़ा सेल है इसके अंदर, और इस बड़े वाले पार्ट को हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं और छोटे वाले पार्ट को जनरेटिव सेल कहते हैं। यहाँ पर आपको दो सेल दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए इसे हम टू सेल्ड स्टेज भी कहते हैं। टू सेल्ड स्टेज मोस्टली जो पोलन ग्रेन्स हैं वो इसी टू सेल्ड स्टेज में रिलीज़ होते हैं और
ये मोस्टली 60% प्लांट्स के अंदर देखा गया है कि 16% प्लांट्स के अंदर जो पोलन है वो इसी 2 सेल स्टेज में रिलीज़ होते हैं। बाकी की जो 40% हैं उसमें 3 सेल स्टेज होती है। और वो 3 सेल स्टेज कैसे बनती है कि जो इसमें जनरेटिव सेल है ये बाद में जनरेटिव सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जनरेटिव सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 2 गैमेट्स में डिवाइड हो जाता है। इसमें से जो एक गैमेट है वो एग के साथ फ्यूज़ होता है और जो दूसरा गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ होता है। पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ होने पर ये एंडोस्पर्म बनाता है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। द वेजिटेटिव सेल इज़ बिगर, हैज़ अबंडेंट फूड रिजर्व। जो वेजिटेटिव सेल है वो फूड रिजर्व प्रोवाइड करता है एंड अ लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस। द जनरेटिव सेल इज़ स्मॉल, जनरेटिव सेल छोटा होता है एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। It is spindle shaped with dense cytoplasm and nucleus. In over 60% of angiosperms, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, pollen grains are shed at this 2-celled stage. तो 2-cell stage के अंदर हमारे पास 2 सेल होते हैं जिसमें एक जनरेटिव सेल होता है और एक वेजिटेटिव सेल होता है। In the remaining species, the generative cell divides mitotically to give rise to the 2 male gametes, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, before pollen grains are shed, जिसको हम 3-celled stage कहते हैं। यानी मैक्सिमम जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो 2-celled stage में रिलीज़ होते हैं और जो 40% प्लांट्स हैं उनके अंदर 3-celled stage में ये रिलीज़ होते हैं। Pollen grains of many species cause several allergies and bronchial afflictions। तो ये जो पॉलन्स हवा में रिलीज़ होते हैं ये बहुत इजीली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी एंटर कर सकते हैं, जिसकी वजह से सेवरल एलर्जीज़ देखने को मिलती हैं, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस देखने को मिलती है। इन सम पीपल ऑफन लीडिंग टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वे हो सकती हैं। पार्थेनियम और कैरेट ग्रास दैट केम इनटू इंडिया एज अ कॉन्टामिनेंट विद इम्पोर्टेड व्हीट। हमारे देश में जो व्हीट बाहर देशों से आता था उसके साथ कुछ पार्थेनियम जो कैरेट ग्रास है उसके जो सीड्स हैं वे भी आ जाते थे, जो कि बहुत तेज़ी से फैलते हैं और जो पोलन एलर्जी है उसका रीज़न बनते हैं। इस तरह की घास आपने देखी होगी, हमारे मैदानों में काफ़ी इस तरह की जो घास है वो देखने को मिलती है जिसमें छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स होते हैं और इसके जो पोलन्स हैं वे काफ़ी छोटे साइज़ के होते हैं जो कि ईज़िली रेस्पिरेटरी जो एलर्जीज़ हैं उनको कर सकते हैं। इसके साथ ही जो पोलन ग्रेन्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स में भी काफ़ी रिच होते हैं, जिसकी वजह से इनको पोलन टैबलेट्स और फूड सप्लीमेंट की फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। तो इस तरह के जो सप्लीमेंट है वो मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि बी पोलन इंग्लैंड से 30 टैबलेट्स का पैकेट होता है जो कि न्यूट्रिएंट्स के लिए जो एथलीट्स वगैरह हैं उनको दिया जाता है। In Western countries, a large number of pollen products in the form of tablets and syrups are available in the market. Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses. तो एथलीट्स के साथ साथ जो रेस के घोड़े हैं इनको भी ये खिलाया जाता है। When once they are shed, जब pollen shed होते हैं, pollen grains have to land on the stigma, तो उनको स्टिग्मा के ऊपर जाना होता है before they lose viability. वायबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू वर्क सक्सेसफुली। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट स्पीसीज़ हैं प्लांट्स की उनमें जो पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी है उसकी जो लाइफ स्पैन है वो भी अलग अलग है। इफ़ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन, तो उनको समय और उनकी जो लाइफ स्पैन है उसके अकॉर्डिंग ही काम करना होगा, वरना उनकी जो वायबिलिटी है वो लूज़ हो जाएगी। द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन्स रिमेन वायबल is highly variable and to some extent depends on the prevailing temperature and humidity। तो ये कुछ केसेस के अंदर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। इन सम सीरियल्स सच एज राइस, व्हीट, पोलन ग्रेन्स लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स। तो राइस और व्हीट की अगर बात करें तो इनके अंदर 30 मिनट्स के अंदर ही इनकी वायबिलिटी लूज़ हो सकती है। एंड इन सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी, लेग्यूमिनोसी, सोलेनेसी दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ्स। तो कुछ के अंदर कुछ महीनों तक इनकी जो वायबिलिटी है बनी रहती है।
इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन्स, तो हम जो पोलन ग्रेन्स हैं इसको स्टोर भी कर सकते हैं फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन इन द टेम्परेचर -190 डिग्री सेल्सियस. Such stored pollen can be used as pollen banks similar to seed banks in crop breeding programs. Next topic, the pistil, megasporangium and ambrosiac we will cover in the next video. Thank you very much.